Now, moving ahead with next part, that is telescope. हम लोगों ने माइक्रोस्कोप पढ़ लिया था. माइक्रोस्कोप में हम छोटी चीज को बड़ा करके देखते हैं, बात हम ऑलरेडी जानते हैं. Now, what is this telescope? ये बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, यू कैन से हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करता है. आई रिपीट, इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी द हेवनली ऑब्जेक्ट्स, और यू कैन से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स. यहाँ अगर वर्ड हेवनली है तो हेवनली का मतलब टेलीस्कोप से स्वर्ग मत ढूंढना. क्लियर? ओके, तो वो तो नहीं मिलता. बेसिकली जितने भी हमारे ऊपर स्पेस में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे मून हो गया या डिस्टेंट स्टार्स हो गए, उन सबको हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स का नाम देते हैं. जितने प्लैनेटरी सिस्टम्स होते हैं वो सब हेवनली ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं. सो अ डिवाइस यूज्ड टू सी हेवनली ऑब्जेक्ट्स इज टर्म्ड एज अ टेलीस्कोप. इसे हमने नाम दिया एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, बेसिकली क्योंकि हम हेवनली ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं. याद रखिएगा, टेलीस्कोप्स की बेसिकली दो कैटेगरी होती है. एक होता है एस्ट्रोनॉमिकल और एक होता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. एस्ट्रोनॉमिकल वो जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद करेगा. टेरेस्ट्रियल वो जब आप अर्थ पे ही किसी चीज को एक टेलीस्कोप से देखते हो. फॉर एग्जांपल, आप मसूरी में हैं और मसूरी से देहरादून को ऑब्जर्व करते हैं. सबको मालूम है लाल टिब्बा पर टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, वो वहां से देहरादून को दिखाते हैं. देहरादून के अलग अलग जोन्स, घंटाघर, ये सब शो करते हैं. बेसिकली वो कौन सा टेलीस्कोप है? वो है हमारा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप. ठीक है. अब दोनों में फर्क क्या होगा? दोनों में फर्क सिर्फ एक है, काम दोनों का दूर की चीज को पास लेकर आना है. लेकिन फर्क क्या? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में जो फाइनल इमेज बनती है वो इन्वर्टेड बनती है. ठीक है. लेकिन जो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप है उसमें फाइनल इमेज हम सीधी बनवाते हैं. ठीक है. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में इमेज उल्टी बनने से क्या कोई नुकसान होगा? ध्यान से सुन लीजिए. सपोज हम मून को ऑब्जर्व करते हैं, तो जनरली मून, ये हेवनली ऑब्जेक्ट्स, ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं. तो अगर आपको मून उल्टा दिखे या सीधा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अर्थ पे अगर हम इस टेलीस्कोप को इस्तेमाल करें, एस्ट्रोनॉमिकल वाले को, सपोज मसूरी से देहरादून देखें, तो देहरादून में जो भी ऑब्जेक्ट आप देखेंगे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से, उसका हमें इन्वर्टेड इमेज मिलेगा. क्लियर? तो घंटाघर वाला पार्ट आपको उल्टा नजर आए तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा. तो क्या किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में एक एक्स्ट्रा लेंस लगाते हैं जिसे कहते हैं इरेक्टिंग लेंस. वो क्या करेगा? वो उस इन्वर्टेड इमेज, वो जो उल्टा नजर आ रहा है, उसको और उल्टा करेगा, मतलब उल्टे का उल्टा, अल्टीमेटली उसको सीधा कर देता है. तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में सिर्फ एक फर्क है, एक एक्स्ट्रा लेंस दिया जाता है और वो लेंस इमेज को फाइनली सीधा कर देता है और हमें जो भी अर्थ पे चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं वो सीधी नजर आती है. और बेसिकली हमें यही चाहिए होगा. ठीक है जी. ओके. तो एस्ट्रोनॉमिकल और टेरेस्ट्रियल में आई होप थोड़ा बहुत डिफरेंस तो क्लियर हो गया होगा. दूसरी चीज, यहां हम लेंसेस का इस्तेमाल करेंगे और लेंसेस में होता है रिफ्रैक्शन. ओके. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को हम रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप भी कहेंगे. ओके. रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप. मैं बार बार रिफ्रैक्टिंग वर्ड पे जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब आज जब ये पार्ट खत्म होगा तो इसके बाद आपको पता चलेगा रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी होता है, मतलब जिसमें रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व है. अब रिफ्रैक्टिंग काफी नहीं था, जो रिफ्लेक्टिंग की तरफ हम गए. रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप ऑलरेडी था तो हमें रिफ्लेक्टिंग क्यों बनाना पड़ा? उसका कुछ कारण है. एक्चुअली इसकी अपनी कुछ कमियां हैं, वो कमियों को दूर करने के लिए हमने रिफ्लेक्शन का इन्वॉल्वमेंट किया और टेलीस्कोप बन गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप. बट फिलहाल रिफ्रैक्टिंग यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को आगे बढ़ा रहा हूं. So, astronomical telescope, और बोला नहीं, रिफ्रैक्टिंग टाइप, जिसमें रिफ्रैक्शन होगा. अब आगे की इंपॉर्टेंट बात, जस्ट लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, दिस टेलीस्कोप इज ऑल्सो हैविंग टू लेंसेज. वन facing the object, we call it objective lens. The other facing the eye, we call it eyepiece lens. ठीक है. तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस कहलाएगा, एक आईपीस लेंस कहलाएगा. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वहां कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दोनों लेंसेज के अपर्चर और फोकल लेंथ कम थी, जबकि आईपीस का अपर्चर और फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़ा होता है. तो कीप इन माइंड, बोथ आर ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ. रीजन मैंने दिया था क्यों होता है. ओके. लेकिन आईपीस का ऑब्जेक्टिव से थोड़ा सा बड़ा अपर्चर लिया जाता है. यहां उल्टा होगा.
यहाँ ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ लार्ज अपर्चर एंड आईपीस इज ऑफ स्मॉल अपर्चर. ऑब्जेक्टिव लेंस इज ऑफ लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर while eyepiece is of small aperture and short focal length. ठीक है. अब बड़े अपर्चर का क्या फायदा होता है, ज्यादा फोकल लेंथ देने से क्या फायदा होगा, वो बात अभी डिटेल में आगे बढ़ती चली जाएगी. आई होप इतनी बात समझ आ गई. तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू लेंसेज. बोथ आर कॉन्वेक्स लेंसेज. वन इज ऑब्जेक्टिव of large focal length and large aperture facing the object. The other is eyepiece, which is of small aperture and short focal length facing the eye or near the eye. Now, what is the overall geometrical construction involved in it? Basically, we have some different sizes tubes. हमारे पास ये एक ट्यूब है, ये बड़ी ट्यूब होती है, ठीक है. इस ट्यूब के एक एंड पे, सपोज लेफ्ट एंड पे मैंने एक बड़ा लेंस लगा दिया. ये बड़ा लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस का काम करेगा. तो दिस इज O. ठीक है. अब इस ट्यूब का ये जो ओपन एंड है, इट इज नॉट एक्चुअली ओपन. यहां पर एक दूसरी छोटी ट्यूब होती है, एंड दिस अनदर ट्यूब इज कैरिंग अनदर लेंस. और ये लेंस कौन होगा आपका, आईपीस. जैसे पहले भी बताया था, जब हम कभी गेम खेलते हैं तो गेम में शूटिंग वाला अगर गेम खेल रहे हैं तो उसमें जो टेलीस्कोप लगा होता है उसमें प्लस का साइन दिखता है. जहां वो प्लस बिल्कुल आता है, शूट करते हैं, पिन पॉइंट, ठीक है, स्ट्राइक किया जाता है. एग्जैक्टली क्या नाम दिया था उसको हमने, क्रॉस वायर. वो क्रॉस वायर यहां भी मौजूद होगा. वो क्रॉस वायर इनिशियली दिखता नहीं है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आईपीस को आगे पीछे करना है ताकि क्रॉस वायर क्लियरली विजिबल हो जाए. Once the cross wire is clearly visible, तो उसके बाद आप आई पीस और क्रॉस वायर के बीच को गैप को चेंज नहीं करते. इसे हम एडजस्टमेंट का नाम देते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप. तो याद रखना, किसी भी टेलीस्कोप को शुरू करने से पहले उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा. ठीक है. क्या करेंगे, द आई पीस लेंस इज मूव्ड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द स्मॉलर ट्यूब सो दैट इट फोकसेस ऑन अ क्रॉस वायर. ठीक है, जो दो वायर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर दिखती हैं. वंस द क्रॉस वायर इज क्लियरली विजिबल, विल से दैट द आईपीस इज नाउ फोकस्ड ऑन द क्रॉस वायर. ठीक है. नाउ द डिस्टेंस बिटवीन क्रॉस वायर एंड आईपीस नॉट टू बी चेंज्ड. अनदर थिंग, द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस, द गैप बिटवीन दीज टू इज रिक्वायर्ड टू बी चेंज्ड. कभी कभी इसे बढ़ाना पड़ता है, कभी कभी कम करना पड़ता है. तो उसके लिए टेलीस्कोप के साइड में एक स्क्रू दिया होता है, जिसको हम घुमाते हैं तो इनके बीच का गैप कम ज्यादा हो सकता है. जस्ट लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यहां भी उसे रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट कहेंगे. जिनके पास टेलीस्कोप होगा तो देखा होगा उन्होंने जनरली कि उनके पास साइड वाला स्क्रू नहीं है. वो क्या करते हैं, सीधा ट्यूब को बाहर खींचते हैं और ट्यूब को अंदर खींचते हैं. ये मैनुअली है, याद रखना. लेकिन जो बहुत बड़े टेलीस्कोप होते हैं उसमें आप मैनुअली नहीं कर सकते हैं. उसमें आपको साइड में स्क्रू चाहिए होता है जो पिन पॉइंट एक एक सेंटीमीटर का गैप चेंज कर पाएगा. हाथ से खींचने पे तो क्या होता है, कभी ज्यादा खींचेगा कभी कम. आप एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर का चेंज नहीं कर पाएंगे अगर रिक्वायर्ड है तो स्पेशली उसमें रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, जो कि स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे उसको घुमाते हैं तो जितना गैप हम चाहें उतना हम अरेंज कर सकते हैं. तो रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट यहां भी होगा. ठीक है. एक बार जब टेलीस्कोप हमारा एडजस्ट हो जाता है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव इज moved towards the object to be seen. जिसे देखना है, इस ऑब्जेक्टिव को उसकी तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है. डिस्टेंट सोर्स को देख रहे हैं तो वहां से लाइट रेज पैरेलल आती हैं. याद रखना, आपस में पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मत लेकर आना, क्योंकि अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट लेकर आए तो वो एक छोटी सी इमेज फोकस पे बना देगी. जब इमेज ही छोटी बन रही है तो आप उसको इस्तेमाल कैसे करेंगे. तो हमें इमेज फोकस पे नहीं बनवानी, हमें इमेज फोकल प्लेन पर बनवानी है. याद रखना, फोकल प्लेन पे जो इमेज होती है वो बड़ी बनती है. वो बड़ी इमेज आईपीस लेंस इस्तेमाल करेगा. तो ध्यान रखना, डायग्राम में लाइट रेज कहां से आएंगी, इंफिनिटी से, डिस्टेंट लाइट सोर्स से, पैरेलल टू ईच अदर एंड नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. तो याद रखना, लाइट रेज कुछ ऐसे आ रही होंगी. एक इमेज यहां बनेगा, ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा. हम इसे आगे पीछे करेंगे
और ये इसकी एक इमेज यहां बना देगा। क्लियर? तो ऐसे ही कुछ 3 डायग्राम्स होंगे। लास्ट टाइम भी ऐसा था, ऑब्जेक्ट इधर, एक इमेज इधर, ये इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है और फाइनल इमेज हमारी यहाँ बनती है। तो एग्जैक्टली ऐसा सही डायग्राम है, बट डिफरेंस याद रखना, वहाँ ऑब्जेक्टिव छोटा होता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव बड़ा है। अपर्चर बड़ा क्यों चाहिए, उसका प्रॉपर रीजन अभी आगे आता चला जाएगा। दिस इज दी ओवरऑल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। एडजस्टमेंट मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। रिक्वेस्टिंग यू टू क्विकली गो थ्रू द फर्स्ट 3 पैराज ऑफ पेज नंबर 507, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में नीचे 3 पैराज दिए हैं, एक बार उनको पढ़ लीजिए प्लीज, काम आएगा आपके। क्रॉस वायर वगैरह वाली बात सब लिखी है, ध्यान से पढ़ के याद भी रखना है आपको। ध्यान से पढ़ के बता जरूर दीजिएगा प्लीज, और अगर कोई पॉइंट ना समझ आए तो पूछ लीजिए। Ayushi, have you read that? Okay, reading it. Please, go through. In case you find any missing point or not able to understand, please ask. Sure, sir. आगे बढ़ जाए बेटा, चलिए सुनेगा ध्यान से। नाउ इट्स टाइम टू चेक द, अच्छा वहाँ लिखा हुआ है कि रिफ्रैक्शन इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। लेंसेज हैं तो रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप का नाम दिया जाएगा। अब रे डायग्राम इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 केसेस हैं फिर से, फाइनल इमेज एट LDDV एंड फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। 2 अलग अलग केसेस लेके चलूंगा, तो पहले LDDV वाले बात को कंसिडर करते हैं। नाउ लिसन इट केयरफुली। एज मेंशन्ड, एक बड़ा लेंस होगा, इसका नाम है ऑब्जेक्टिव लेंस। ये हमने बना दिया प्रिंसिपल एक्सिस,
ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। Clear? Now keep in mind, we imagine that the light rays are coming parallel to each other and not parallel to principal axis. तो एक लाइट रे कहाँ है? यहाँ कहीं दूर है, वो मून बहुत दूर है बेटा, डिस्टेंट सोर्स। यहाँ मैंने सोर्स दिखाया नहीं, पर कीप इन माइंड यहीं कहीं बहुत दूर सोर्स है। जैसे यहीं से टेलीस्कोप लगा दिया और उधर मून को देख रहा हूँ, क्लियर? वहां से लाइट रेज ऐसे आई, गलतियां नहीं होनी चाहिए। तो ये लाइट रेज जो ऑप्टिकल सेंटर से सीधी निकल गई। अगर दिखने में लग रहा है कि हल्की सी बेंड हुई है तो प्लीज से बेंड नहीं करना, आपको स्ट्रेट निकालनी है, भूलना नहीं। दूसरी लाइट रे, these two are parallel to each other। हम सब जानते हैं जब लाइट रेज आपस में पैरेलल आती हैं तो वो इमेज फोकल प्लेन पर बनाती हैं। ये कॉन्वेक्स लेंस अपना कमाल दिखाएगा और इन लाइट रेज को कन्वर्ज करके किसी एक पॉइंट पे मीट करा देगा। भूलना नहीं, ऑब्जेक्ट कौन है? ए बी, ए बी, ए नीचे बी ऊपर, तो ये पॉइंट होगा बी डैश। फिर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे प्रिंसिपल एक्सिस पर इस पॉइंट से, इन्वर्टेड परपेंडिकुलर, दिस इज ए डैश बी डैश। तो a dash b dash is the image of the object AB and this image is formed in the focal plane. This image is real, inverted and diminished. I repeat, real, inverted and भाई उस ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन तो डिमिनिश्ड ही है क्योंकि मून तो बहुत बड़ा है, इमेज तो छोटी सी दिखती है हमारे को। ये हो गया, इमेज कहाँ बनती है? फोकल प्लेन पर। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस से इस a डैश तक का जो डिस्टेंस है वो f suffix o कहलाएगा, where f suffix o means focal length of the objective lens। ठीक है जी? तो ये जो a डैश पॉइंट है यही फोकस भी होगा इस ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो अब मैं इसी पॉइंट a डैश पे एक डॉट लगा के इसी को f suffix o का नाम दे रहा हूं। तो कीप इन माइंड, कैपिटल F suffix o is the focus, small f suffix o is the focal length। ओके, तो इमेज का बन रही है फोकल प्लेन पर बन रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस से इसका डिस्टेंस FO है, जबकि पिछले वाले टॉपिक में कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये VO हुआ करता था और UO इस तरफ था। यहाँ UO तो है ही नहीं क्योंकि वो इंफिनिटी है, VO के प्लेस पे FO है। भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, बच्चे गलती कर जाते हैं। ये हमारा एक इमेज बन गया। दूसरा लेंस का है इस तरफ। अब उस लेंस को आप आगे और पीछे करेंगे। हमें केस चाहिए फाइनल इमेज एट LTDB। आप इस आईपीस लेंस को आगे खिसकाते हैं, तब तक खिसकाएंगे जब तक ये A डैश B डैश उसके फोकस के अंदर आ जाए। वंस इट इज विद इन द फोकस, हमारा जो मकसद है वो कंप्लीट होने लगता है। ठीक है जी? हम आईपीस लेंस को आगे लेकर आए, याद रखिएगा आईपीस लेंस ऑब्जेक्टिव के कंपैरिजन में छोटा है। ओके, दिस इज द आईपीस लेंस, कैपिटल E पॉइंट आईपीस। फोकस कहां दिखा रहा हूं? चेक, ये रहा F डैश E। मैंने आईपीस के फर्स्ट फोकस को लेफ्ट में बनाया A डैश B डैश के। मतलब क्या कह रहे हैं कि A डैश B डैश लाइज विद इन द फोकस ऑफ द आईपीस लेंस। तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? जस्ट लाइक अ नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास। जब ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर होता है तो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनती है, लेकिन वो करेक्ट तब बनेगी जब आप गैप बराबर लेंगे। इस गैप को मेजर करेंगे जितना भी है, आप स्केल यूज करते हैं, ये गैप मेजर करके यहाँ एक मार्क लगाएंगे, ये हो जाएगा F सफिक्स E दूसरी तरफ, ये उसका सेकंड फोकस कहलाता है। अब जो नॉर्मल प्रॉपर्टी आप जानते हैं, एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। कहां से पास होगी? ये पास होगी हमारी फोकस से। दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी और वो बिना डेविएट हुए सीधी चली जाएगी। तो डायग्राम गलत ना बने तो पहले मैं डॉटेड में ले रहा हूं, फिर उसके बाद दूसरे स्ट्रेट खींचूंगा।
क्लियर? अब मुझे पता चल गया कि हमारा डायग्राम ऑलमोस्ट ठीक था, तो मैंने एक थिक लाइन बना के उसको खींच दिया, ये हो गई। और डायग्राम में साफ नजर आ रहा है ये जो दो इमर्जेंट रेज ऊपर की तरफ जा रही हैं, इनके बीच का गैप क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, जब बढ़ना है तो बढ़ते हुए दिखना भी चाहिए। क्लियर? अब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे, डेफिनेटली दे विल नॉट मीट, इनको पीछे बढ़ाया जाता है और ये मीट करती हैं किसी एक पॉइंट पे। Clear? They meet at a certain point. We call this as B double dash. फिर एक inverted perpendicular डालेंगे, ये हो जाएगा A double dash. तो A double dash B double dash is the final image. अच्छा, कंपाउंड और इसमें फर्क समझ लो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में अगर याद हो, ये A dash B dash ऑब्जेक्टिव लेंस के इधर बना था, जिन्होंने लास्ट क्लास अटेंड की थी, इधर बना था, और यहाँ अंदर बन रहा है। ठीक है, अब दोनों में क्या यही करना है? तो याद रखिएगा, यस, यही करना है। अब इसका कारण क्या है? आपको याद होगा जो फाइनल इमेज हम बनवाते हैं वो आई पीस से कैपिटल डी डिस्टेंस पे बनवाते हैं। यहाँ भी डिस्टेंस दो लेंसेज के बीच का तब तक एडजस्ट होगा जब तक ये फाइनल इमेज कैपिटल डी डिस्टेंस पे बने। सो वंस इट इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस कैपिटल डी फ्रॉम द आई पीस, इनफैक्ट आंख भी इसके पीछे है। क्लियर? ये गैप हम, ये जो डिस्टेंस है ये हम आई से भी मान लेते हैं। क्लियर? तो ये गैप हमने कैपिटल डी कंसीडर किया, वहां भी कैपिटल डी था, है तो कितना कैपिटल डी? 25 सेंटीमीटर। अच्छा, पिछले वाले डायग्राम में क्या था? ये बाहर आ रहा था, लेकिन इस बार ये अंदर आ गया। कारण, जिनके पास बायो है, जब आप बायो लैब में यूज करते हैं तो याद रखना कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होते हैं वो छोटे होते हैं। क्लियर? जनरली 25 सेंटीमीटर से छोटी लेंथ ही होती है उनकी। क्लियर? तो जो इमेज बनेगी वो क्या होती है? अप्रॉक्सीमेट, कोशिश कीजिएगा अंदर ही बने इस केस में, और उस केस में क्या बने? बाहर बने। क्लियर? जनरली वो छोटे होते हैं। क्लियर? तो जो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है वो बाहर आ जाता है, पूरे गैप के कंपैरिजन में बाहर हो जाता है। थिंग इज क्लियर? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको थोड़ा सा याद रखना होगा, उस केस में बाहर लाई कर सकता है। अच्छा, टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप छोटे नहीं होते हैं, टेलीस्कोप बड़े हैं। आपको मालूम है टेलीस्कोप की लेंथ जो होती है वो 50-50 मीटर भी होती है। क्लियर? एक टेलीस्कोप का जो लेंस है वो ग्राउंड फ्लोर पे है, और जो दूसरा लेंस है ऑब्जेक्टिव वो थर्ड फ्लोर पे है। इतने बड़े बड़े लेंसेज कंसिडर करते हैं, तो सोचिए, इतने बड़े बड़े गैप कंसिडर करते हैं हम लोग, इतने बड़े टेलीस्कोप्स होते हैं। तो सोचिए जब वो गैप इतना बड़ा है तो 25 सेंटीमीटर तो क्या होगा? उसके कंपैरिजन में छोटा ही होगा। तो इमेज जो होती है अंदर दर्शाई जाती है, अंदर दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा प्लीज। ओके, तो इसमें अंदर बनेगा। ठीक है ना? ओके, मैंने बोला 50 मीटर का टेलीस्कोप होगा, ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच में 50 मीटर का डिस्टेंस होता है। अगर आप नैनीताल जाएं तो जो वहाँ ऑब्जर्वेटरी है हमारी, वहाँ पे जो टेलीस्कोप है वो कुछ इतना ही बड़ा है, इतने बड़े बड़े टेलीस्कोप इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, 50 मीटर डिस्टेंस कहा मैंने इन दोनों के बीच का अप्रॉक्सीमेटली। क्लियर? अब बात आई कि वो एंगल्स क्या होंगे अल्फा और बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा ही कंसिडर करना है। मोरओवर डिस्टेंस तब तक एडजस्ट किया जब फाइनल इमेज कैपिटल डी डिस्टेंस पे बने। वंस इट इज क्लियर, तो इसके बाद हम इन दोनों के बीच को गैप को चेंज करना बंद कर देते हैं। ये हो गया इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द आई पीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये बेटा ए डैश से लेकर कैपिटल ई तक का जो डिस्टेंस है ये यू सफिक्स ई कहलाता है। ठीक है, इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस लेंस। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बात। अब बात आई कि एंगल्स अल्फा एंड बीटा। बीटा कौन सा एंगल होता है? द एंगल विच द फाइनल इमेज सबटेंड्स एट द आई। ए डबल डैश बी डबल डैश ने जो एंगल बनाया हमारे आई पीस पर यानी आंख पर, ये एंगल दिख रहा होगा आपको, ये वाला, ये कहलाता है बीटा। भूलना नहीं, ये जो फोकस मैं लिख रहा हूं, ये फोकस एक्चुअली ये वाला पॉइंट है। मैं इधर मेंशन कर दूं ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए बाद में। एफ सफिक्स ओ, ये फोकस है, यही वाला पॉइंट, क्योंकि ए डैश उसी फोकस पे बन रहा है। क्लियर? ओके, बीटा ये एंगल हो गया, एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई। ये डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करनी है। नाउ द एंगल अल्फा। एंगल अल्फा कौन होता है? एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई when object is at its actual position. I repeat, when the object is at its actual
पोजीशन m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा है, यहाँ भी पहले भी था। अब भाई पिछले केस में क्या था, बीटा बाय अल्फा, बीटा एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज एट द आई, और अल्फा था एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट LDDV। ठीक है, तो आपको याद होगा वहाँ हमने क्या किया था, जो A डबल डैश B डबल डैश थी वो IP से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनती है, तो हमने AB के बराबर एक लेंथ काटा था A डबल डैश B ट्रिपल डैश, पुराना अगर देखा हो तो वहाँ ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ वो पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि ऑब्जेक्ट तो कहाँ है, मून है, ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट द आई when object is at its actual position। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट अपनी एक्चुअल पोजीशन पे है तो वो जो एंगल बना रहा है हमारी आंख पर उसे हम अल्फा कहेंगे। लेकिन अब डायग्राम में वो अल्फा कैसे आएगा, अब वो सुन लीजिएगा प्लीज। चेक वेयर आई एम कंसिडरिंग अल्फा। हम अल्फा यहां मान रहे हैं, the angle which the incident ray makes with the objective lens। I repeat, the angle which the incident ray makes with the principal axis, common principal axis objective lens पर, ये एंगल अल्फा है। जबकि हमने तो क्या बोला, एंगल तो कौन सा होता है, अल्फा, जो आंख पर बनता है। ठीक है, तो इसे आप कैसे अल्फा मान सकते हैं। ठीक, अब इसके पीछे का रीजन दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा प्लीज। हमने एंगल अल्फा यहां कंसिडर किया, पहले पढ़ा था, याद है कुछ, बताओ इसे क्यों माना अल्फा, पहले पढ़ा हुआ है आप लोगों ने जब, तो इसे अल्फा कैसे मान लिया मैंने, जबकि एंगल तो कहाँ बनता है, आई पे बनता है। एनी आइडिया, आप लोगों ने भी सुना होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, एंगल तो जो आई पे बनता है उसे हमें अल्फा कंसिडर करना चाहिए, लेकिन हमने ऑब्जेक्टिव लेंस वाले एंगल को अल्फा कैसे कंसिडर कर लिया। अब इस बात को समझ लीजिए प्लीज। याद रखना, जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो वो लाखों किलोमीटर दूर है। मून की बात करता हूं, सपोज मून आपकी अर्थ से 3,80,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। ठीक है, कितना, 3,80,000। अब मैं यहां खड़ा हो गया, क्लियर, मैंने यहां से डायरेक्ट मून को देखा तो वो गैप कितना है, 3,80,000 किलोमीटर्स। वहां से लाइट रहेगी सीधा मेरी आंख पे आ गई। ठीक है, मुझे ये एंगल कंसिडर करना चाहिए। अब मैं क्या किया, एक टेलीस्कोप यहां लेकर आ गया और उस मून को अब टेलीस्कोप के थ्रू देख रहा हूं। मैंने मान लिया कि मेरा जो टेलीस्कोप है वो 50 मीटर लंबा है। ठीक, तो याद रखना, अब इंसिडेंट रेस डायरेक्ट मेरी आंख पे नहीं है, वो तो किस पे है, वो तो ऑब्जेक्टिव लेंस पे है। क्लियर, मैंने ऑब्जेक्टिव लेंस वाले जो एंगल है जो इंसिडेंट रेस बना रही है उसी को अल्फा क्यों कह दिया, उसको अल्फा इसलिए कह दिया कि मैंने क्या कंसिडर किया, वो 3,80,000 किलोमीटर डिस्टेंस के कंपैरिजन में ये जो 50 मीटर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, ये क्या है, नेग्लिजिबल है। तो हम मान सकते हैं कि वो 50 मीटर बीच में से नहीं है, वो डायरेक्टली 380 का जो इफेक्ट है वो सीधा मेरी आंख पे बन रहा है। अगर वो 50 पे भी बन रहा होगा, 50 मीटर डिस्टेंस, तो वो 50 मीटर डिस्टेंस नेग्लेक्ट होगा 3,80,000 किलोमीटर के गैप के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो 50 मीटर का गैप है दैट इज नेग्लिजिबल। भाई जो ऑब्जेक्टिव पे बना वही हमने अपनी आंख पर बना मान लिया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना नहीं। ठीक है, द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप इज neglected in comparison to the distance of the object to be seen through the telescope or through the eye। ठीक है, तो एंगल अल्फा यहां कंसिडर करेंगे। अब वर्टिकली ऑब्जेक्ट तो जानते हैं आप सब, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा हो गया। अब मेरा काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, वर्टिकली ऑब्जेक्ट से ये एंगल हम कंसिडर कर लेंगे अल्फा। नाउ मूविंग अहेड विद द मैथमेटिकल पार्ट, m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। आप जानते हैं ये सारे एंगल छोटे हैं, और जब एंगल छोटे होते हैं तो बीटा को tan बीटा लिखा जा सकता है। तो क्या कर रहे हैं, चेक, बीटा इक्वल टू tan बीटा, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, a डैश e b डैश। ओके, दिस इज a डैश b डैश अपॉन e a डैश। अगेन आई रिपीट, ई ए डैश लिखिएगा, ए डैश ई मत लिखिएगा, क्योंकि डिस्टेंसेस ऑप्टिकल सेंटर से कंसिडर करते हैं। अल्फा इक्वल्स
tan alpha equal to a dash b dash upon o a dash, सेकेंड वाले लेंस फर्स्ट लेंस की कंपैरिजन में a dash b dash upon o a dash, ठीक, ये दोनों वैल्यूज यहां रखी, m इक्वल टू a dash b dash upon e a dash divided by a dash b dash upon o a dash, check, a dash b dash gets cancelled, ये आएगा o a dash upon e a dash. नाउ द डिफरेंट डिस्टेंसेस, अब अगर हम इन डिस्टेंसेस की बात करें, ये डिस्टेंसेस हमें ध्यान से रखने होंगे. चेक, व्हाट इज ओ ए डैश? ओ ए डैश इज एक्चुअली एफ ओ, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव. ओ ए डैश इज एफ ओ और साइन कन्वेंशन के हिसाब से पॉजिटिव होगा. व्हाट इज ई ए डैश? ई ए डैश इज यू ई, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, वेरी गुड, इसे माइनस यू ई रखेंगे. माइनस यू ई क्यों रखेंगे? आई होप आयुषी ये बात समझ आ गई होगी. ऑपोजिट चल रहा है इंसिडेंट रे के, भूलेगा नहीं इस पॉइंट को. नाउ वी यूज दीज टू वैल्यूज हियर, तो m comes out to be FO in positive, UE in negative, प्लस माइनस अल्टीमेटली ये माइनस साइन आएगा. वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1. तो m इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया. ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें माइनस साइन आ रहा है. नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया कि जो फाइनल इमेज है वो क्या बन रही है? इन्वर्टेड बन रही है विद रिस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट. तो क्या फर्क पड़ता है? मून सीधा दिखे या उल्टा? हमें तो वो स्फेरिकल शेप ही दिखनी है, तो वो ऊपर नीचे उल्टा नीचे सीधा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ठीक है, ओके, ये बन गया. नाउ अराइजेस टू पॉसिबिलिटीज. पहला, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट LD DB, मतलब ये 25 सेंटीमीटर गैप चाहिए. ठीक है, फर्स्ट पार्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं. फर्स्ट एडजस्टमेंट, फाइनल इमेज टू बी फॉर्म्ड एट LD DB. फॉर दिस द गैप बिटवीन द लेंसेज इज एडजस्टेड टिल A double dash B double dash forms at a distance capital D from the eyepiece. ये इमेज डिस्टेंस का काम करेगा, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का काम करेगा. आईपीस की फोकल लेंथ को मैं f सफिक्स स्मॉल e मानूंगा. तो यूजिंग लेंस इक्वेशन फॉर आईपीस, ध्यान देना, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u इक्वल टू 1 अपॉन f. अब वैल्यूज क्या क्या है? v है माइनस d, u है माइनस ue, दोनों नेगेटिव हैं, और f के प्लेस पे क्या आएगा? f सफिक्स e, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. ये तीन वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट की हमने, पीडीएफ में डायरेक्ट कर रखा है, सीधा वैल्यू रखी है. 1 अपॉन माइनस d माइनस 1 अपॉन माइनस ue इक्वल टू 1 अपॉन fe. रीअरेंज करें, माइनस माइनस प्लस, दिस गोज टू द अदर साइड, ये उधर चला जाएगा, ध्यान रखना. तो 1 by ue comes out to be 1 upon fe plus 1 upon d. Clear? Now using this 1 upon ue in equation number 1, using 1 by ue in equation 1, यहां रखेंगे m equal to minus FO. ठीक, 1 अपॉन ue के प्लेस पे ब्रैकेट में ये पूरा 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन B. क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, we take 1 अपॉन FE कॉमन. ये फॉर्मूले रिवाइज भी करा दूंगा, वहां क्या था यहाँ क्या है, और वो अलग अलग याद रखने होंगे न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से. m इक्वल टू माइनस FO अपॉन FE ब्रैकेट 1 प्लस FE अपॉन B. I repeat, m equal to minus FO upon FE 1 plus FE by D. नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, आपको ये बात समझ आ गई होगी. ओके, चलिए, we call this as equation number 2. Now what is the length of the telescope in this situation? Length of telescope मतलब gap between the two lenses. डायग्राम में साफ नजर आ रहा, FO और UE इन दोनों का सम. कैलकुलेशंस करते समय UE की वैल्यू नेगेटिव आती है,
लेकिन यहाँ लेंथ रखते समय उसको माइनस में नहीं रखना होगा, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप L इक्वल टू FO प्लस मैग्नीट्यूड UE। UE का मैग्नीट्यूड कंसिडर करेंगे न्यूमेरिकल में, गलती मत कीजिएगा प्लीज। ओके, फाइनल इमेज इन्वर्टेड है, नेगेटिव साइन से पता चला, ये FO प्लस UE। नाउ कंपेयरिंग, जो पुराना हमने पढ़ा है उसको बता दें। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज LDDV पर बनती थी, एक्सप्रेशन ऊपर साइड में लिख रहा हूं ताकि याद रहे, कंपैरिजन हो जाए, भूलेंगे नहीं। आज आके से जो चार्ट बनाया था, कह रहा था ना घर पे लगा लेना एक दीवार पे, उस पे लिख लेना ताकि दिक्कत ना हो, रोज का रोज याद रहेगा। अब बनाया नहीं होगा तो बात अलग है भाई, फिर लास्ट में कभी कुछ याद नहीं रहता, ध्यान रखना। वहां फॉर्मूला था M इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE। जब कंपेयर करते हैं तो चीजें आसानी से याद रहती हैं। यहाँ कौन है? FO अपॉन FE 1 प्लस FE अपॉन D। वहां क्या था? माइनस VO अपॉन UO 1 प्लस D अपॉन FE। ओके, 1 प्लस D अपॉन FE वहां एक्सप्रेशन होता है। एनी डाउट? क्लियर? ओके, वहां लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या होता था? सॉरी, माइक्रोस्कोप L इक्वल टू VO प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ UE, क्योंकि वहां VO कंसिडर करते हैं, FO कंसिडर नहीं करते। ये था हमारा इसका पहला एक पार्ट। रिक्वेस्टिंग यू टू क्विकली गो थ्रू पेज नंबर 509, और 509 में ऊपर कैपिटल M में नीचे लिखा हुआ है व्हाट इज अल्फा, ध्यान से रीड करना बेटा उसको। ये पूरा इसी पेज पे दिया है सारा डिटेल।